नमस्कार, हिंदी आचार्य में स्वागत है आपका बच्चों। एजुकेशन की सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक नेशनल एजुकेशन कमीशन था जो कि 1964 में एस्टेब्लिश किया गया भारत सरकार के द्वारा, और 1966 में इसने अपनी जो रिपोर्ट है उसे सबमिट किया है और इसे कोठारी कमीशन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और ये जो कमीशन है इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जो एजुकेशन है उसके सभी जितने भी सेक्टर्स हैं, एजुकेशन के जितने भी पहलू हैं, सभी विभागों के बारे में एजुकेशन के सरकार को सुझाव दे ताकि एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट हो सके भारत में। तो अब ये जो कोठारी कमीशन है ये 14 जुलाई 1964 में बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं दौलत सिंह कोठारी, और जो कि उस टाइम पर चेयरमैन थे यूजीसी के जो चेयरमैन है दौलत सिंह कोठारी, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया और उनके नाम से ही इसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है इस कमीशन ने 29 जून 1966 में सबमिट की है। और इस कमीशन की सबसे खास चीज यह है कि इसके अंदर जो टोटल 17 मेंबर्स थे, 17 मेंबर्स थे इसके, और उनमें से कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो कि विदेशों से थे। यहाँ पर अमेरिका के मेंबर्स थे, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रशिया के मेंबर्स थे, खासतौर पर 5 मेंबर्स थे। और ये जो लोग थे विदेशों के, ये भी एजुकेशन से संबंधित, यानी कि ये भी एजुकेशनिस्ट ही थे। और जितने, अब एक और भी चीज है बच्चों की ये एक होलसम कमीशन है। जैसे कि इससे पहले हमने जितने भी कमीशन पढ़े हैं वो या तो यूनिवर्सिटीज के लिए कमीशन हो गया, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जैसे अभी हमने पढ़ा है, या प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो कमीशन बनाया है। लेकिन ये जो कोठारी कमीशन है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन है, क्योंकि ये एजुकेशन के सभी, यानी कि प्राइमरी लेवल भी, सेकेंडरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि सभी लेवल्स के बारे में इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। और तो ये जो कमीशन है हमारा, ये एक तरह से इंटरनेशनल कमीशन भी इसको कहा जा सकता है। अब ये जो एजुकेशनल कमीशन है इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन होगी, है बैकग्राउंड समझ में आ गया है। अब इसकी थीम्स पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, इसकी जो थीम्स हैं या इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली इसकी जो थीम है वो है कि जो प्रोडक्टिविटी है इंसान की, जो एजुकेशन है वो इंसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जरूर चाहिए। यानी कि कोई जो व्यक्ति अनपढ़ है वो इतना काम नहीं कर सकता जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति की, उसके पढ़े लिखे होने की वजह से उसको वो आम व्यक्ति से ज्यादा काम कर पाए, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ा सके। तो एजुकेशन का ये एक एम होना चाहिए। दूसरी बात कि प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। दूसरी चीज ये है कि जो एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जातिवाद हो गया या संप्रदायवाद हो गया, या किसी एक एरिया के लोगों को अपने आप को ज्यादा समझते हैं, उस टाइप के जो सोच होती है, इन सब चीजों से ऊपर उठना है और नेशनल इंटीग्रेशन की बात करनी है। तो एजुकेशन का एक गोल ये भी होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि हमारा जो देश है, हम लोग, सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस तरह से सिखाया जाना चाहिए कि सब लोग आपस में रहें, उनकी सोच इस तरह से डेवलप होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन का एक मकसद है। इसके साथ ही एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो जिस तरह से एजुकेशन बढ़ती जाएगी, एजुकेशन के अंदर भी सुधार आते जाएंगे, उसी के साथ ही पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मॉडर्न होते जाएंगे और वो देश को भी मॉडर्नाइजेशन करते जाएंगे। तो ये भी एक थीम है कोठारी कमीशन की। और फिर डेवलपिंग सोशल एंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो जो आध्यात्मिक मूल्य हैं या सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, इनको भी बढ़ावा देना कोठारी कमीशन की एक थीम है। तो इस तरह से पढ़े लिखे लोगों को भारत को देना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, जिनके अंदर ये चीज 4 चीजें हो। तो एजुकेशन के ये गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स इस कमीशन के हिसाब से थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन की अलग अलग फील्ड्स के बारे में जो इन्होंने सुझाव दिए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके सुझाव के हिसाब से जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो प्री स्कूल है, यानी कि स्कूल से पहले की जो एजुकेशन है वो 1 से 3 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद
हम बात करते हैं जनरल एजुकेशन की। जो नॉर्मल एजुकेशन है वो 10 साल की होनी चाहिए, यानी कि कक्षा पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक की जो एजुकेशन है वो 10 साल तक की होनी चाहिए। और इस 10 साल की एजुकेशन यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई के अंतर्गत 4 साल तो लोअर प्राइमरी के होने चाहिए, 3 साल हायर प्राइमरी के होने चाहिए और 3 साल लोअर सेकेंडरी एजुकेशन के होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसके कैटेगराइजेशन कर देते हैं एजुकेशन की। जो लोअर प्राइमरी है वो आप समझ जाइए कि वो पहली से चौथी कक्षा तक है। फिर इसके बाद जो हायर प्राइमरी है वो छठी से 8वीं कक्षा तक है, जिसे आज की डेट में हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। और फिर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी 3 साल की है। तो इसके बाद जब 10वीं हो जाती है बच्चे की, 10वीं हो जाने के बाद बच्चा जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेगा और वो भी फिर 2 साल के लिए होगी। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले लेने के बाद फिर बच्चा डिग्री करेगा और वो 3 साल की होनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम है, ये पैटर्न है 10+2+3। 10 का मतलब है कि 10 साल बच्चे ने पढ़ाई की है 10वीं तक की, पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक कक्षा तक की पढ़ाई की है। उसके बाद 2 साल उसने हायर सेकेंडरी में लगाए हैं और फिर +3 यानी कि फिर उसने डिग्री ली है 3 साल की। तो इस तरह का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। तो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इस तरह से होगी 10+2+3। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने सलाह दी है कि वो प्री बेसिक एजुकेशन जो है वो एक तरह से किंडरगार्टन होनी चाहिए या मोंटेसरी सिस्टम होना चाहिए, जो कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में यूज होता है। ये भी सलाह दी गई है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह का करिकुलम का स्ट्रक्चर कहा गया। करिकुलम से पहले ये थोड़ा एज का भी समझ लेते हैं कि जो एडमिशन है पहली कक्षा में बच्चे की, तो वो 6 साल से कम साल की उम्र के बच्चे की नहीं होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 3 साल का जो बच्चा है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में उसका दाखिला होगा और 3 साल की उसकी प्री प्राइमरी एजुकेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में दाखिला लेता है, यानी कि पहली कक्षा में वो दाखिला लेता है और उस टाइम पर उसकी जो एज है वो कम से कम 6 साल की होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो बच्चे का जो सबसे पहला पब्लिक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, बच्चों जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षाएं होती हैं, वो जो स्कूल लेवल पर परीक्षाएं होती हैं वो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आज की डेट में जैसे 5वीं कक्षा भी एक बोर्ड की कक्षा है, तो ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है जो एग्जाम बोर्ड लेता है। एजुकेशन का जो भी बोर्ड है, चाहे वो स्टेट का है या फिर वो सेंटर का है, अगर बोर्ड कक्षा लेता है तो वो परीक्षा लेता है, तो वह जो परीक्षा होगी वह स्कूल के अंदर नहीं ली जाएगी, वह किसी दूसरे स्कूल में सेंटर बनाया जाएगा। अगर अपने स्कूल में भी सेंटर बनाया जाता है तो अपने स्कूल के टीचर्स नहीं, कोई दूसरे स्कूल के टीचर्स आते हैं उन परीक्षाओं को, और अपने स्कूल के टीचर्स उन पेपरों को भी चेक नहीं करते, वो भी दूसरे स्कूल में जाकर चेक होते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो भी बोर्ड ही अनाउंस करता है। तो ये है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड की कक्षाएं, जो कि आज की डेट में तो 5वीं भी बोर्ड की है, कई स्टेट्स में 8वीं भी बोर्ड की हो चुकी है। लेकिन कोठारी कमीशन कहता है, उस टाइम की बात है, तो उस टाइम पर पहली बार अगर बोर्ड की कक्षा या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी कि बाहरी एग्जामिनेशन अगर होता है पहली बार, तो वह होगा जब बच्चा 10 साल एजुकेशन के पूरे कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि 10वीं कक्षा में ही सबसे पहला उसका बोर्ड का एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं होगा। और फिर स्कूल्स की बात की है तो स्कूल 2 तरह के होंगे, एक तो जो हायर स्कूल्स हैं जो कि 10वीं तक के स्कूल होंगे, यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक की एजुकेशन वाले स्कूल हैं, और दूसरे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिसमें 11 और 12 कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में फिर करिकुलम की बात करते हैं। तो बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेशनल स्ट्रक्चर की, तो इसमें इन्होंने कहा कि डेज ऑफ स्कूलिंग यानी कि डेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाई के जो दिन हैं वो 365 दिनों में से कम स्कूल में 234 दिन तो स्कूल के होने ही चाहिए। स्कूलिंग जो है पढ़ाई के जो दिन है 365 में से, और जो कॉलेजेस के लेवल पर है 216 डेज होने चाहिए पढ़ाई के जो दिन है। अब इसमें जो पेपरों के दिन है वो काउंट नहीं किए गए, और इसके साथ ही जो वर्किंग आवर्स हैं यानी कि जो फैकल्टी है यानी कि जो टीचर्स हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाने वाले या स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम से कम 1000 घंटे से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
प्रेफर किया जाए कि 1100 से 1200 घंटे वो पढ़ाएं, लेकिन 1000 घंटों से कम नहीं पढ़ाना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को। और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग करिकुलम की बात है, तो अलग अलग लेवल पर करिकुलम किस तरह से सजेस्ट किया गया कोठारी कमीशन ने। तो लोअर प्राइमरी एजुकेशन में यानी कि पहली से लेकर चौथी कक्षा तक का जो करिकुलम है वो उसमें कहा गया कि एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चों की मातृभाषा है वो पढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही गणित पढ़ाया जाना चाहिए, एनवायरनमेंट पढ़ाया जाना चाहिए, और क्रिएटिव स्टडीज किसी ना कोई कलात्मक चीज व्यक्ति बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, हेल्थ स्टडीज होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद हायर प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक की बात है। तो इसमें दो भाषाएं बच्चे पढ़ेंगे, एक उनकी मातृभाषा होगी और एक राष्ट्रीय भाषा होगी, यानी कि एक उनको हिंदी पढ़ाई जाएगी और एक उनकी लोकल जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उनको गणित पढ़ाया जाएगा, फिर साइंस पढ़ाई जाएगी, फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा और उनको कोई कला सिखाई जाएगी, पेंटिंग या कोई और। फिजिकल एजुकेशन भी होगा, शारीरिक शिक्षा भी होगी और मॉरल स्टडीज यानी कि नैतिक शिक्षा भी होगी, और इन सब चीजों को उनको वर्क एक्सपीरियंस भी करवाया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, यानी कि 9वीं और 10वीं लेवल पर क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो 9वीं और 10वीं लेवल पर 3 भाषाएं बच्चों को आनी चाहिए। पहली उनकी मातृभाषा, दूसरी हिंदी, तीसरी अंग्रेजी। इसके बाद गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और कला है और शारीरिक शिक्षा है और नैतिक शिक्षा है, और इन चीजों का वर्क एक्सपीरियंस भी है। इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल पर 2 भाषाएं हैं। अब इसमें 2 भाषाओं में एक मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और एक फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है। फिर आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है और बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें से चूज करने हैं। हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जियोलॉजी है। इसके साथ ही गाइडेंस और काउंसलिंग जो है, यानी कि आर्ट्स और साइंस के भी स्ट्रीम है। इसके साथ ही जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स भी होने चाहिए स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। और इसके साथ ही एक और रिकमेंडेशन की गई है कि इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, जैसे कि IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी तरह से इंडियन एजुकेशन सर्विस भी जरूर होनी चाहिए, ताकि ये खासतौर पर एजुकेशन से संबंधित लोग ही होने चाहिए जो कि इस फील्ड में हो, ताकि एजुकेशन के फील्ड में जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले एजुकेशन के फील्ड के लोगों के द्वारा ही लिए जाएं, क्योंकि वो उस फील्ड को ज्यादा अच्छा समझते हैं। और पे स्केल्स की बात की गई है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पे स्केल्स की।